हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस बाय ऐश। एंड मैं हूँ आपकी होस्ट घोस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली दोस्त, ब्रिंगिंग यू फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यूड पार्ट सेकेंड। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट में आई हैव टोल्ड यू पीपल कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को प्लूटो की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया, उसका क्या रीज़न था, वो सब मैं आपको पार्ट 1 में क्लियर कर चुकी हूँ। अब पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में होंगे आपके डॉक्ट्रिन्स और अभी आप देख ही लेंगे क्या क्या। तो एज यूजुअल हमारी टारगेट ऑडियंस है जुडिशरी एस्पिरेंट्स, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। सो आर्टिकल 12 to 35 क्या थे ये मैं आपको पिछले में बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी मेंशन किया हुआ है, उसमें कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ये आता है आर्टिकल 14 to 18 में, ठीक है। और मैंने 14 to 18 या जैसे भी हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो सब में मैंने जो है जिस्ट लिखा है और जिस्ट में ही सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड कर लिया है। कैसे अभी बताते हैं। तो इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन irrespective of religion, gender, caste, race or place of birth. It ensures equal employment opportunities in the government and ensures against discrimination by the state in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the abolition of titles as well as untouchability. तो अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आता है आपका सेक्शन 16, ठीक। इसको कहीं नोट डाउन करिएगा, इसी के ऊपर हल्का सा छोटा सा पेंसिल से लिख लीजिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपका हो जाता है सेक्शन 15, ठीक। इक्वालिटी बिफोर लॉ पता होगा, सेक्शन आर्टिकल 14, सॉरी आई वाज सेइंग सेक्शंस, आर्टिकल 14। आज सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा है तो सेक्शन रटे हुए हैं। फिर आते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये रहा, ये है आपका आर्टिकल 17। और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है ये है आपका आर्टिकल 18, ठीक। तो ये हो गया है आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इतने से पैराग्राफ में मैंने सारे आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच के कवर कर दिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ठीक। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी वाला यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, ये है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। और इसमें ये सारा आ जाता है जो आप यूजुअली आजकल सुन ही रहे होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ एनी पार्ट मीन्स नाउ एनी पार्ट, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो 19 to 22 बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस 14 to 18 में बनते हैं। 19 to 22 में आपका बता देती हूँ। 19 to 22 में आपका आर्टिकल 20 से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आर्टिकल 20 जो होता है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और 21 आप लोग को पता ही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों से आते हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं तीसरे फंडामेंटल राइट पे। तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, छोटा सा, आर्टिकल 23 से 24। इसमें क्या है, दिस राइट इम्प्लाइज the prohibition of traffic in human beings, beggar and other forms of forced labor. It also employs the prohibition of children in factories etc. The constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous condition. तो आर्टिकल 23 से 24 तक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 23 है ये आपका prohibition of traffic इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर है, यानी जो ऊपर का पैराग्राफ था। और आर्टिकल 24 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो आर्टिकल 24 यूजुअली पूछा जाता है और ये एज लिमिट इसकी पूछी जाती है।
फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, इसमें क्या है? दिस इंडिकेट्स द सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन। देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। द स्टेट हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। एवरी person has a right to freely practice his or her faith and establish and maintain religious and charitable institutions। तो आर्टिकल 25 जो है ये है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये रहा प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आ जाता है आपका आर्टिकल 26। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, ये है 27। इसमें आपका पूछा जाता है आर्टिकल 28 जो कि है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 28, ये हाइलाइटर पेन से लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, का क्लॉज 1, आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 है, ये कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ये मैंने बहुत ही गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा है क्योंकि मैं हाइलाइटर पेन यूज़ कर रही हूँ, वैसे मेरी हैंड राइटिंग इतनी कुछ खास नहीं। खैर, तो 28(1) जो है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये अलग से पूछ लिया जाता है। फिर से बता देती हूँ, इसमें ये लिखा गया है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पूरा का पूरा स्टेट फंड्स से बना है, उसमें किसी भी एक प्रकार का या कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30, फिर से बहुत छोटा सा लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दीज राइट्स protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without discrimination. Article 29 है protection of interest of minorities। ठीक, आर्टिकल 29 से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, आर्टिकल 30 क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग 29-30 में। तो आर्टिकल 30 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दोनों है माइनॉरिटीज़ का ही, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज़ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ रहे हैं ना, एक कल्चरल है एक एजुकेशनल है। तो जो कल्चरल है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ वो आ जाएगा 29 में और एजुकेशनल राइट्स आ जाएंगी उनकी 30 में। अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 to 35। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी होंगे तो भी अब तो आजकल तो इतना सब न्यूज़ में ही आ जाता है कि लोगों को पता चल जाता है। तो आर्टिकल 32 पता ही होगा। जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट किए जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट्स को इशू करने का एक पावर होता है, उससे वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये दोनों चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है, 32 ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छा, नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल 13, ये मैंने इसमें अलग से आर्टिकल 13 मेंशन कर दिया था क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़्यादा टाइम लेके मैं मतलब आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। मैं यूजुअली वीडियो छोटे ही बनाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे बोर होके भागें, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। तो आर्टिकल 13 जो है वो होता है कि ऑल लॉज दैट आर वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। हेयर देयर इज़ एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जब भी बात होगी आपको सीधे पहुंचना है इधर। देख रहे हैं मेरा हाइलाइटर कैसे चल रहा है? वाह वाह वाह, ये हाँ 103 के उधर चला है। खैर 13 में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट नॉट जस्ट लॉज बट ऑल्सो ऑर्डिनेंसेज, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एट्सेट्रा। यानी आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं वो वॉइड होंगे। ठीक,
फिर आपने ये चीज़ भी पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वॉयलेट कर सकते हैं, मतलब उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है। इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की जब बात आती है तो आर्टिकल 13 ही टिक करिएगा। अब आते हैं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने बोला था मैं लेके आऊँगी और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो एलएलबी पढ़ रहे हैं वो तो आते ही आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये क्वेश्चन। तो एनी चेंजेस टू फंडामेंटल rights require constitutional amendment that should be passed by both the houses of the parliament. The amendment bill should be passed by special majority of parliament. ये तो रही बहुत कॉमन सी बात, ये आप लोगों ने हिस्ट्री एंड सिविक्स में भी स्कूल में पढ़ा होगा। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट नो लॉस कैन बी मेड दैट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अमेंडेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर अमेंड किया जाएगा तो क्या उसको लॉ बोला जाएगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है, तो लाइए। तो उसका आंसर ये है कि सज्जन सिंह का केस हुआ था 1965 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। ठीक, फिर से सुनिए, 1965 में सज्जन सिंह के केस में पार्लियामेंट जिसके पास अमेंडिंग की पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास पावर है तो वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स हैं। 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ का केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पहले की बात बोली गई इसको पलट दी और उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक, ये दो चीज़ें हुई, सज्जन सिंह का केस, गोलकनाथ का केस। फिर क्या हुआ, फाइनली 1973 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती का जो केस है वो आया। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, अमेंडिंग पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकता है और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको वो अमेंड ना कर सके, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कोई क्षति या उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहेगा, आप ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके अलावा आपको जो अगर कुछ लग रहा है कि करने हैं चेंजेस तो आप कर सकते हैं। ठीक, और ये भी बोला गया कि इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें हैं इसकी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना हो तो पॉज करके। अब जैसा कि प्रॉमिस किया था कि डॉक्ट्रिन्स लेके आएंगे, तो इनके साथ दो डॉक्ट्रिन्स जुड़ी हुई है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो इसके बाद आएगी क्योंकि इक्लिप्स नाम है, वाह वाह वाह। फिर और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम से पूछा जाता है। ये डॉक्ट्रिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टाइंड है, ऑब्वियस सी बात है। आर्टिकल 13 आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि अब वो आने वाला है इसमें। तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि लॉज दैट वर इन्फोर्स्ड इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। समझ आया? कुछ नहीं आया, पता था। तो इसी के लिए इसके नीचे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये कि कुछ भी आपके स्टैट्यूट में अगर ऐसे पार्ट हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, तो जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है केवल उतने को ही वॉइड माना जाएगा, पूरे के पूरे स्टैट्यूट को वॉइड नहीं माना जाएगा। यानी जो प्रोविजंस आपकी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, नहीं मैच खा रही, नहीं समझ आ रही है हम लोग को, या पार्लियामेंट को नहीं समझ आ रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं फिट बैठ रही हैं, उनको जो है वॉइड कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा स्टैट्यूट केवल उतने के लिए वॉइड नहीं किया जाएगा, इसीलिए मतलब कि सेपरेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है स्टेट्स दैट एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट नल और वॉइड अब इनिशियो, बट इट इज ओनली नॉन इन्फोर्सेबल।
दैट इज इट इज नॉट डेड बट इनएक्टिव. यानी whenever the fundamental right which was violated by the law is struck down, the law becomes active again and is revived. इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है, पहली चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है. ये देखें यहाँ मेंशन किया मैंने, ठीक है. ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होती है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया उससे पहले के जो लॉज हैं केवल उन्हीं पे अप्लाई होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. उसके बाद के आए लॉज पे नहीं होती है, ठीक है. अब दूसरी चीज़ इसमें इन्होंने ये कही है कि ऐसा कोई भी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो वो नल या वॉइड अब इनिशियो नहीं है. वॉइड अब इनिशियो का मतलब कि शुरुआत से ही शून्य, यानी शुरुआत से ही जीरो, यानी शुरुआत से ही कुछ नहीं था है, किसी काम का नहीं ना, ऐसा नहीं. वो केवल नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी उसको इन्फोर्स नहीं किया गया, यानी कि वो मरा नहीं है लेकिन इनएक्टिव है. बस ये है आपकी सिंपल सी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. जैसे कि इक्लिप्स होता है ना, इक्लिप्स में मर नहीं जाता है ना, छुप जाता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आप देखते हैं फिर निकल आता है. चाहे कोई भी सोलर इक्लिप्स ले लीजिए या लूनर इक्लिप्स ले लीजिए, ठीक. तो इक्लिप्स का मतलब ही इसमें आप ऐसे समझ लीजिए. नाउ जनता की डिमांड पे कमिंग विद हैप्पीनेस टिप. सो waking up early, late, as suits your schedule. Don't listen to people telling you to wake up early to reach your goals. तो देखिए ये मैंने लिखा है तो उसमें क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ. देखिए सिंपल सी बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम क्या सुबह जल्दी उठने से मतलब क्या गोल रीच करने में बहुत फ़ायदा होता है. यार देखो सिंपल सी बात है कि सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, ठीक है. अब मान लो तुम रात में जो है जग रहे हो 3 बजे तक, सुबह 5 बजे उठ के तुम क्या कर लोगे ये बताओ. नहीं हो पाएगा कुछ. हम सब ट्राई करके देख चुके हैं, हमें पता है, ठीक. तो हमारा अपना शेड्यूल रहता था, आप लोग का भी अपना शेड्यूल होगा. जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका सबका अपना शेड्यूल होता है, वो एक अलग दुनिया के इंसान होते हैं. तो आप लोग का जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो करिए. आपको दुनिया से मतलब नहीं रखना है कि कौन कितने बजे उठ रहा है, कौन कितने बजे सो रहा है. प्रॉपर नींद लीजिए, 7-8 घंटे की हो सके तो बहुत अच्छी चीज़ है, ना हो सके तो 6 से 7 तो यार मान के चलो, या 4 घंटे की, जो भी अपना मैं बताया ना, हर एक इंसान का बॉडी टाइप होता है, आपकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स हैं. तो उस हिसाब से काम करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, ओरिजिनल करो यार, कब तक कॉपी करोगे. खैर, तो वर्क हार्ड, बी एम्बिशियस एंड कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट. ये तीनों चीज़ें लाइन में हो जाए बस बाकी ज़िंदगी सेट है. एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, माता रानी पाप लगाएगी तुम लोग को, तुम लोग लाइक वाइक नहीं किए हो. खैर, thank you. And yes, I am also available on Insta at this name. And sharing is caring. Do share with your friends. And yes, I've been asking for a long time now. You people can send me the topics which you want me to take live sessions for, so that I can come up with them. And please फालतू topics ना मांगना हमसे, ये लॉ रिलेटेड ही मांगना तो मेरे लिए बढ़िया है, या जीके रिलेटेड भी चल जाएगा. चलो देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. Go Corona, go.